नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी केवल 33 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 जून 2025 है। इसका एग्जाम बीपीएसएससी करवाती है और ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आई है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो 1 अगस्त 2025 को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़के हैं तो फिर आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप ESI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस पोस्ट के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स के साथ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरी स्टेज पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और तीसरी स्टेज पर फाइनली इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन तीनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होता है और दूसरी स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है। प्री एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल नंबर 200 होते हैं। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये एग्जाम OMR शीट पर होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है। प्री एग्जामिनेशन मेनली GS के साथ डील करता है। प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती है। इसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए केवल 30% नंबर लाने होते हैं, यानी कि आपको 200 में से केवल 60 नंबर या उससे ज़्यादा लाने होते हैं तो आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है और मेंस एग्जामिनेशन में कितनी वैकेंसी आई है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। आपकी मेरिट मेंस एग्जामिनेशन से ही बनती है। मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं और ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको कुछ लिखना नहीं होता है, आपको OMR शीट पर केवल टिक करना होता है। इसमें पहला पेपर केवल हिंदी का होता है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस तो 100 होते हैं, लेकिन टोटल नंबर 200 होते हैं और इस एग्जाम में भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस पेपर को भी पास करने के लिए आपको 30% नंबर लाने होते हैं, यानी कि आपको 200 में से 60 नंबर या उससे ज़्यादा लाने होते हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि इस पेपर से भी आपकी मेरिट नहीं बनती है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है, इसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 ही होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल नंबर 200 होते हैं। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन ये दूसरा पेपर GS के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के साथ भी डील करता है। केवल इसी पेपर से और इंटरव्यू से आपकी मेरिट बनती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि पहली स्टेज पर प्री और मेंस एग्जामिनेशन होते हैं। प्री एग्जामिनेशन में केवल एक ही पेपर होता है और मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हिंदी का होता है और पेपर 2 GS, मैथ और रीजनिंग से डील करता है। दोस्तों, प्री और मेंस एग्जामिनेशन को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर 3 पेपर होते हैं और ये तीनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखना नहीं होता है। आपको 4 MCQ दिए जाते हैं, उनमें से जो सही होता है उस पर आपको टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है और वो ये है कि इन तीनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.2 की होती है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 2 नंबर तो नहीं दिए जाएंगे बल्कि 0.2 नंबर काट दिए जाएंगे। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में जो सेकंड पेपर हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर जितनी वैकेंसी आई हैं उसके 6 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। आइए दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि ये पीईटी और पीएसटी दोनों ही केवल क्वालिफाइड नेचर के होते हैं, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट का मेजरमेंट भी लिया जाता है जो केवल लड़कों के लिए होता है। इसमें आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपांड यानी कि फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि सीना फुलाने के बाद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का तो होना ही चाहिए। अगर आप ये मिनिमम स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपकी हाइट या चेस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो फिर आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप लड़के हैं तो आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना होता है और ये दूरी आपको 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपको 14 किलोमीटर पैदल चलना होता है और ये डिस्टेंस आपको 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आप ये लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर नहीं कर पाते हैं तो आपको पीईटी के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपकी मेरिट मेंस एग्जामिनेशन में जो सेकंड पेपर होता है और इंटरव्यू, इन दोनों से ही बनती है। बाकी के पेपर क्वालिफाइड नेचर के होते हैं और ये पीईटी और पीएसटी भी सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। इन्हें आपको केवल पास करना होता है। दोस्तों अगर आप फाइनली पीईटी और पीएसटी को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है और ये 30 नंबर का होता है और ये इंटरव्यू और मेंस एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनती है। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।